यस सर। ठीक है, तो स्क्रीन दिख रहा है ना सभी को? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट है एस पैरामीटर ऑफ a two port network. एस पैरामीटर ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क, या यूं कहें स्कैटरिंग मैट्रिक्स। तो आप जानते हैं कि जब मैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जो नेटवर्क एनालिसिस है वो सबसेट ऑफ ईएमटी है। कहने का मतलब अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी बात करेंगे तो आप ईएमटी पे चर्चा करेंगे, ईएमटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पे आ जाएगा। लेकिन जब लो फ्रीक्वेंसी पे जब चीजें एनालिसिस करोगे तब डेट मीन्स आप नेटवर्क एनालिसिस करोगे, नेटवर्क एनालिसिस जो कि थर्ड सेम में पढ़ा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स फॉर दी हाई फ्रीक्वेंसी। तो जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एनालिसिस करते हैं डेट मीन्स हम लोग ईएम वेव्स की एनालिसिस करते हैं, ईएम वेव्स की। लेकिन जब हम लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करते हैं या फिर नेटवर्क एनालिसिस करते हैं तो हम लोग वीआई वेव्स देखते हैं कि वोल्टेज और करंट क्या होगा। तो आप जब आप नेटवर्क पढ़ रहे थे तो आप वोल्टेज और करंट के बारे में चर्चा करते थे। लेकिन जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और जब हम लोग पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक, ई फील्ड एंड एम फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हाई फ्रीक्वेंसी वेव, ईएम वेव्स, यहाँ पे वीआई वेव्स। आप जानते थे कि जब सेकंड या थर्ड में पढ़े होगे तो आप टू पोर्ट नेटवर्क एनालिसिस किए होगे। टू पोर्ट नेटवर्क मतलब दो इनपुट रहेगा दो आउटपुट रहेगा, सॉरी एक इनपुट रहेगा एक आउटपुट रहेगा, एक वोल्टेज वेव एक करंट वेव, मतलब टू इनपुट्स। डेट मीन्स कहने का मतलब ये है मेरा कि एक वोल्टेज वेव रहता था प्लस माइनस V1 और एक करंट देते थे आप I1। इस तरीके से टू आउटपुट, डेट मीन्स एक आउटपुट है आपका करंट I2 और एक आउटपुट है प्लस माइनस V। डेट मीन्स VI वेव्स की एनालिसिस आप करते थे, टू पोर्ट नेट एनालिसिस करते थे तो। लेकिन जब हम लोग इसमें चलेंगे फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स या फिर माइक्रोवेव तो हम लोग करेंगे स्कैटरिंग मैट्रिक्स। तो इसमें आप लोग निकालते थे ABCD पैरामीटर निकालते थे, जेड पैरामीटर निकालते थे, वाई पैरामीटर निकालते थे। ठीक है, ABCD इनवर्स पैरामीटर निकालते थे, H पैरामीटर निकालते थे, G पैरामीटर निकालते थे। लेकिन जब हम लोग माइक्रोवेव एनालिसिस करेंगे, माइक्रोवेव डिवाइसेस की एनालिसिस करेंगे तो हम लोग इसका एस पैरामीटर निकालेंगे। तो डेट मीन्स यहाँ पे आप क्या निकालोगे, एस पैरामीटर। और एस का फुल फॉर्म जो है स्कैटरिंग मैट्रिक्स, स्कैटरिंग मैट्रिक्स। ठीक है, एस पैरामीटर का यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, स्कैटरिंग मैट्रिक्स। जैसे हम लोग जेड मैट्रिक्स वाई मैट्रिक्स निकालते थे तो यहाँ पे स्कैटरिंग मैट्रिक्स निकालेंगे। तो यहाँ तक किसी को डाउट? यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। आप जानते हो कि Z11 आप निकालते थे V1 डिवाइड बाई I1 व्हेन I2 इज इक्वल टू 0। I2 इज इक्वल टू 0 बताता है कि ओपन सर्किट करना है आउटपुट को ओपन सर्किट करना है। इसी तरीके से मान लीजिए Z12 निकाल रहे हो तो V1 डिवाइड बाई I2 व्हेन I1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से कभी आप ओपन सर्किट करते थे और कभी आप शॉर्ट सर्किट करते थे फॉर द केस ऑफ वाई पैरामीटर। ठीक है, जैसे Y11 दैट मींस I1 डिवाइडेड बाय V1 व्हेन V2 इज इक्वल टू 0। तो आउटपुट को क्या करना है, शॉर्ट सर्किट करना है। तो आइदर आप ओपन सर्किट करते थे या फिर शॉर्ट सर्किट एनालिसिस करते थे। लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी नेटवर्क मॉडल के केस में ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट करने की जरूरत नहीं है, दोनों की जरूरत नहीं। दैट मींस हम लोग इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो ये मैं एक सिंपल एक टू पोर्ट नेटवर्क बना रहा हूँ इन द केस ऑफ माइक्रोवेव, टू पोर्ट नेटवर्क। यहाँ से मान लीजिए एक वेव आ रहा है, अब मैं वेव की चर्चा करूंगा। तो एक मान लीजिए एक वेव आ रहा है तो डेट मीन्स इस तरीके से वेव आपका इनपुट है A1 और वेव जो रिफ्लेक्ट हो रहा है विथ लाइक दिस B1।
ठीक है, तो आप सभी जानते हैं रिफ्लेक्शन होगा या फिर ट्रांसमिशन होगा। ईएम्स वेव्स के केस में या तो फिर रिफ्लेक्शन होगा या फिर ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, मान लीजिए आउटपुट पोर्ट में एक वेव जो है विद द एम्पलीट्यूड A2 विद द एम्पलीट्यूड A2 आपका इनपुट है इन दी आउटपुट, और जो रिफ्लेक्शन हो गया विद द एम्पलीट्यूड B2 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका केस ऑफ इन दी माइक्रोवेव। तो या तो ट्रांसमिट होगा या तो फिर रिफ्लेक्ट होगा। तो ये देखिए यहाँ से अगर हम लोग देखें A1 आ रहा है तो B2 ट्रांसमिट हो रहा है, और A1 आ रहा है तो B1 क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो या तो रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट, या फिर ट्रांसमिट। यहां तक क्लियर सभी को? क्लियर है यहां तक? क्या तुम लोग यार, क्यों भाई? राहुल दुबे, राहुल दुबे विद द प्रिंसिपल आएगा। विद द प्रिंसिपल मैं इसको कई बार पकड़ चुका हूं, जब तक प्रिंसिपल के थ्रू फॉर्म फॉरवर्ड नहीं कराएगा इस क्लास में नहीं आएगा। रोशन चौहान, रोशन चौहान, रोशनी ठाकुर, रोशनी ठाकुर, यस सर। नहीं। प्रियंका सिंह, यस सर। क्या क्या बोल रहे थे? तेरे से क्या समझ में आया, क्या समझाऊं अभी आज, क्या बताऊं? चलो बताओ तो। सर अभी कुछ न अलग चीज तो बताया नहीं हूँ, एक कि पिछले क्लास से कुछ रिलेटेड हो, क्या बताएं बताओ। क्यों? क्यों रितिका पांडे, यस सर। क्या बताया हूँ? क्यों? तुम ऐसे क्लास में मैं सीरियसली पढ़ती वगैरह नहीं हो, मेरे को ये चीज क्लियर है। बस यहाँ पे बस टाइम पास करने आती हो, चलो लीव हो। क्यों प्रियंका सिंह, क्या बताया हूँ? सृष्टि, यस सर। हाँ बताओ। सर मैंने जस्ट ज्वाइन की हूँ। इतना लेट ज्वाइन क्यों किए? सर वो बाहर थी थोड़ा। तो बाहर हो जाओ, इससे अच्छा। बाहर थी तो बाहर हो जाओ। लेट ज्वाइन करने का क्या मतलब है? क्या क्या कर लोगे लेट ज्वाइन करके? तरुण सिंह, यस सर। क्या बताया हूँ अभी? सर मेरा वाईफाई बहुत ऊपर नीचे कर रहा है तो मैं बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ। कौन सा वाईफाई है? सर वो एयरटेल का एक्सट्रीम फाइबर। उदित कुमार पटेल, यस सर। क्या बताया हूँ बेटा? सर वो टू पोर्ट के बारे में बता रहे थे सर, और उसके बाद रिफ्लेक्टर और ट्रांसमिटेड न्यूज जो। वैशाली साहू, वैशाली यस साहू, सर, यस सर, हाँ, क्या यस सर। समझ में एस आया? पैरामीटर ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क एनालिसिस बता रहे हो सर। उसमें एक हाई फ्रिक्वेंसी में EMT से होगा और लो फ्रिक्वेंसी में नेटवर्क एनालिसिस। ठीक है। विकास कुमार सिन्हा,
विकास कुमार सिन्हा, विश्व प्रताप यादव। यस सर। हाँ बताइए। सर मैंने प्रीवियस क्लास तो नहीं किया था सर, लेकिन अभी जो प्रीवियस आप क्लास की बता रहे थे जरूरत ही उसको नहीं है, समझने की प्रीवियस कोशिश कर क्लास रहे की जरूरत ही नहीं है, ये नया यूनिट है, पूरा नया चीज है। माइक्रोवेव में किसी भी यूनिट का किसी से कोई रिलेशन नहीं है। अब बोलो बोलो, अभी तो 5 सर। मिनट तो ये पढ़ाया। 2 पोर्ट से रिलेटेड था सर। हाँ क्या तो 2 पोर्ट में क्या जब हम लोग माइक्रोवेव डिवाइसेस पढ़ेंगे तो उसमें क्या कौन से पैरामीटर का यूज करेंगे? कोई भी तुम्हारा जरूरत ही नहीं है, तुम लोग इतना उसको हवा बना के रखे हो कि कोई भी सब्जेक्ट को। कब तक तुम लोग को कॉन्फिडेंस आएगा ये बताओ मेरे को। लास्ट ईयर में आगे कॉन्फिडेंस ही नहीं दिखता, किसी सब्जेक्ट को अंदर तक घुस के पढ़े हो। सभी को स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब आप नेटवर्क एनालिसिस कर रहे थे तब आपको याद होगा आप वोल्टेज और करंट निकालते थे, मतलब आप लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करते थे। लो फ्रीक्वेंसी आपका जो भी इनपुट रहेगा लो फ्रीक्वेंसी में रहेगा, मतलब उसका जो हर्ट्ज में रहेगा, जो भी फ्रीक्वेंसी रहेगा वोल्टेज का वो हर्ट्ज में रहेगा। ठीक है, एसी एनालिसिस करते थे तो जो भी एनालिसिस करते थे आप वोल्टेज और करंट ही निकालते थे। लेकिन जब हाई फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी से आपका कंसेप्ट आता है हाई फ्रीक्वेंसी मतलब ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स। वेव ट्रांसमिट होगा इन दी एयर, इन दी फ्री स्पेस। तो जब इन दी फ्री स्पेस ट्रांसमिट होगा तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ते थे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में हम लोग वेव्स का ट्रांसमिशन या फिर रिफ्लेक्शन देखते थे। ठीक है, ईएम वेव्स एनालिसिस। तभी मैं हर बार बोलता हूँ कि जो नेटवर्क एनालिसिस है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एनालिसिस के अंदर है, कि हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर आएगा लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आप लोग जब भी निकालते थे एबीसीडी, जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर या एबीसीडी जो भी पैरामीटर निकालते थे तो आइदर आप ओपन सर्किट करते थे आउटपुट के सर्किट को या फिर इनपुट के सर्किट को या फिर शॉर्ट सर्किट। लेकिन इस केस में आपको कोई भी सर्किट को ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें वेव्स का ट्रांसमिशन है और रिफ्लेक्शन। तो एक मैं 2 पोर्ट नेटवर्क ले रहा हूँ इन द केस ऑफ माइक्रोवेव डिवाइस। मान लीजिए A1 एक इनपुट है, A1 एक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड A1 है, एक वेव का एम्पलीट्यूड A1 है। तो ये हो सकता है ई वेव भी हो सकता है और एमबी वेव हो सकता है, इलेक्ट्रिक वेव भी हो सकता है, मैग्नेटिक वेव भी हो सकता है, लेकिन मैं एक वेव ले रहा हूँ, ईएम वेव। तो विद द A1 एम्पलीट्यूड ये आया, इंसिडेंट हुआ इन दी इनपुट, और जो रिफ्लेक्ट हुआ विद द B1 एम्पलीट्यूड हुआ। ठीक है, सम ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट निकाल के हमको समझ में आ जाएगा कितना पार्ट ट्रांसमिट होगा, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट से समझ में आ जाएगा कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ। इसी तरीके से मैं आउटपुट में भी यही चीज कर। हाँ सर सर इसमें जेड सर और वाई स्क्रीन पैरामीटर दोनों यूज हो रहे हैं क्या? स्क्रीन जेड रुक गया वाई सर। पैरामीटर केवल वोल्टेज और सर स्क्रीन रुक गया। यस सर। जब आप वोल्टेज बताया ना, अभी बताया ना नेटवर्क एनालिसिस करते हो तब आप एबीसीडी Yes. जेड ये सब करते हो। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में कोई टेंशन नहीं है, आपको केवल ट्रांसमिटेड वेव और रिफ्लेक्टेड वेव को देखना है बस। आपको Yes. कोई भी जो 6 पैरामीटर एनालिसिस करते थे उसकी जरूरत नहीं है। अब स्क्रीन देखो, दिख रहा है? यस सर। यस सर अभी दिख रहा है सर। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट हो गया एस पैरामीटर का। तो आप क्या देख रहे हो? आउटपुट देख रहे हो। आउटपुट मतलब जो नेटवर्क से बाहर निकल रहा है, जो वेव नेटवर्क से बाहर निकल रहा है। तो आप देख रहे हो एक तो B1 बाहर निकल रहा है और एक तो B2 बाहर निकल रहा है। इंसिडेंट वेव्स क्या क्या है?
A1 इंसिडेंट्स वेव है एंड A2 इंसिडेंट्स वेव है। ठीक है, तो यहां से आ गया इंसिडेंट या फिर आउटवर्ड या फिर रिफ्लेक्टेड वेव जो होगा दैट इज B1 एंड B2, और इंसिडेंट वेव क्या है आपके A1 एंड A2। ये कितना रिफ्लेक्शन होगा ये डिपेंड करेगा एस पैरामीटर पे, ये डिपेंड करेगा एस पैरामीटर। 2 इनपुट 2 आउटपुट है तो 2/2 का मैट्रिक्स बनाऊंगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहां से S111, S12, S21 एंड S22, तो ये हो गया। इसका हम लोग फर्दर देखेंगे कि क्या S11 है S22 है, इसको थोड़ा समझते हैं। तो ये हो गया। अब जो पहला इक्वेशन होगा, अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करोगे तो B1 इज इक्वल टू S11 इंटू A1 प्लस S12 इंटू A2, ये पहला इक्वेशन होगा। इसी तरीके से दूसरा आउटपुट इक्वेशन S21 A1, कुछ दिक्कत, किसी को डाउट? नो सर। ठीक, सर जो बी और ए है वो रिफ्लेक्शन और क्या था, ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट्स है। B फॉर B मतलब निकल रहा है, A मतलब अंदर जा रहा है। ठीक है, अब इसको फर्दर देखते हैं कि क्या ये बता रहा है। तो वही जो एनालिसिस करते थे हम लोग, अगर आप B1, अगर आपको S11 निकालना है, S11 निकालना है तो आप क्या करोगे, B1 डिवाइड बाय A1 when A2 इज इक्वल टू 0। जैसे इस इक्वेशन में आप इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप A2 0 पुट कर दोगे तो आपका S11 निकल जाएगा। अब इसको समझते हैं ये है क्या, और इसको डायग्राम से ही समझा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए ये एक्चुअली में क्या हो रहा है, B1 डिवाइड बाय A1। अब आप जानते हो कि A1 क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। A1 क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। और B1 क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, B1 रिफ्लेक्ट हो रहा है और A1 इंसिडेंट हो रहा है इन दी इनपुट पोर्ट। ठीक है, तो आप जानते हैं रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, आपको याद होगा, पढ़े होगे, नहीं भी पढ़े होगे तो बता देता हूँ। एक होता था ऐसे गामा, स्मॉल गामा लिखते थे, स्मॉल गामा, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट बोलते थे इसको। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आपने देखा होगा, तो इसको कुछ इस तरीके से याद कर देते, ये ऐसा ट्रांसमिट हुआ, ऐसा रिफ्लेक्ट हुआ। तो मान लीजिए ये कोई बाउंड्री है, इस बाउंड्री में E1 इंसिडेंट हो रहा है कोई, और E2 जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, या EI इंसिडेंट हो रहा है या ER रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो मैं लिखता था, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिफ्लेक्टेड डिवाइड बाय इंसिडेंट इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। तो उसको 180 डिग्री घुमा दो इस गामा को, तो ये कुछ इसी तरीके से दिखता है, ये कुछ उसी तरीके से दिखता है। रिफ्लेक्टेड डिवाइड बाय इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड डिवाइड बाय इंसिडेंट, दैट मींस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो यहां से आ गया जो कि S11 है, दैट इज B1 डिवाइड बाय A1 व्हेन A2 इज इक्वल टू 0। तो हमको समझ में आ रहा है B1 जो है रिफ्लेक्टेड वेव है और A1 जो है इंसिडेंट वेव है। तो दैट मींस ये हो गया रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एट कौन से पोर्ट में, एट पोर्ट 1 में, क्योंकि आप A1 और B1 कहां पे देख रहे हो, पोर्ट 1 में। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और बता दीजिए। क्या कहां पे नहीं समझ में आया, बताओ मेरे को। सर B1 डिवाइड बाय A1 को हाँ। कैसे वो किए सर, मतलब S इज इक्वल टू S1 इज इक्वल टू, ये तो समझ में आ गया सर, उससे हाँ। कनेक्ट कर रहे कि नहीं है? कनेक्ट तो हो रहा है। B1 को देखो, B1 क्या दिख रहा है आपको, रिफ्लेक्टेड वेव दिख रहा है डायग्राम में। ठीक है, और A1 क्या दिख रहा है आपको, इंसिडेंट वेव दिख रहा है। A1 क्या दिख रहा है, इंसिडेंट वेव। मतलब बॉल को मैंने बॉल को समझ लो A1 एक बॉल और एक दीवार है, उसे मैंने एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी के साथ फेंका,
एक फ्रीक्वेंसी के साथ फेंका मैंने बॉल को, ठीक है, फ्लो फेंका, लो फ्रीक्वेंसी के साथ ही फेंक सकता हूँ। तो मैं बॉल फेंक रहा हूँ विद द एम्पलीट्यूड ए या फिर विद द फ्रीक्वेंसी सम फ्रीक्वेंसी ए, और आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है b1, a1 फेंका, b1 रिफ्लेक्ट हुआ, तो डेट मीन्स रिफ्लेक्शन, मैंने बताया कि रिफ्लेक्शन डिवाइड बाय इंसिडेंट इज द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। रिफ्लेक्शन डिवाइड बाय इंसिडेंट, कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है वो कैसे पता चलेगा? रिफ्लेक्टेड डिवाइड बाय इंसिडेंट, Yes, sir. ठीक है, कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, वही चीज लिखा, b1 रिफ्लेक्ट हो गया और a1 इंसिडेंट है, ठीक है, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। ये एक्चुअली क्या शो कर रहा है ये बता रहा हूँ मैं, S11 क्या शो कर रहा है ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि S1 वो शो कर रहा है कि वो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है एट पोर्ट 1। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, अब आपका जो सेकंड है S22 देख लेते हैं, S22 फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2। तो S22 देखोगे, S22 को समझ लेते हैं, ये S22, तो S22 कभी तभी निकलेगा जब हम लोग क्या करेंगे, A1 की वैल्यू पुट करेंगे 0, मतलब पोर्ट 1 में कोई भी वेव इंसिडेंट नहीं होगा, तब आप S22 निकाल सकते हैं। तो ये हो गया S22 इज इक्वल टू B2 डिवाइड बाई A2, B2 डिवाइड बाई A2 व्हेन A1 इज इक्वल टू 0। अब B2 डिवाइड बाई A2 को फ्रॉम द डायग्राम देखने की कोशिश करते हैं, फ्रॉम द डायग्राम कैसा दिख रहा है। तो फ्रॉम द डायग्राम लोग देख रहे हैं कि B2 जो है रिफ्लेक्टेड वेव है इन द पोर्ट 2, और A2 जो है इंसिडेंट वेव है इन द पोर्ट 2। तो ये रिफ्लेक्टेड डिवाइड बाय इंसिडेंट है, दैट मींस फिर से रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की चर्चा हो रही है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है S22 एक्चुअली में, ये भी एक रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है एट पोर्ट 2। यहां तक क्लियर सभी को? Yes, sir. तो हम लोग देख रहे हैं अब अब आप लोग देखे होंगे जब लोग मॉडल एनालिसिस किए होंगे, तो ये इंसिडेंट वेव है EI, ये रिफ्लेक्टेड वेव है ER, और एक ट्रांसमिटेड वेव रहता था ET। तो यहां से हम लोग लिखते थे कि रिफ्लेक्टेड डिवाइड बाय इंसिडेंट, कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ ये रिप्रेजेंट करेगा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, और कितना पार्ट दैट मींस EI, तो कितना पार्ट ट्रांसमिट हो गया दैट मींस ET ट्रांसमिट हुआ, AT डिवाइड बाय EI उतना फैक्टर बताएगा कि कितना पार्ट ट्रांसमिट हुआ, मुझे ये बताता है आपका ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट टाउ, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट टाउ, और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। तो इसको मैंने याद करने का तरीका बताया ऐसा, टाउ को कैसे देखोगे, ऐसा, तो ये पार्ट इंसिडेंट है और ये पार्ट ट्रांसमिट है, ये इंसिडेंट है और ये पार्ट रिफ्लेक्टेड है, उसी जहां से इंसिडेंट हो वहीं से फिर रिफ्लेक्ट हो गया, ये जस्ट उल्टा है। तो दैट मींस ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट बताता है कि ट्रांसमिटेड वेव डिवाइड बाय द इंसिडेंट वेव। तो हम लोग केस S12 देखते हैं। S12 देखिए, S12 आप तभी निकाल सकते हैं फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1। S12 तब निकालोगे जब आप A1 की वैल्यू पुट करोगे 0, ठीक है, B1 डिवाइड बाई A2, B1 डिवाइड बाई A2 व्हेन A1 इज इक्वल टू 0, व्हेन A1 इज इक्वल टू 0। इस चीज को हम लोग फिर से डायग्राम से देखने की कोशिश करते हैं कि B1 डिवाइड बाई A2 क्या बता रहा है। ये B1 है, ठीक है, तो आप B1 और A2 को देखिए, तो देखिए B1 जो हो रहा है, आप A2 जब इंसिडेंट कर रहे हो इन दी पोर्ट 2, A2 जब इंसिडेंट कर रहे हो इन दी पोर्ट 2, तो B1 पार्ट क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है इन दी पोर्ट 1। जब आप A2 इंसिडेंट करा रहे हो इन दी पोर्ट 2, तो B1 पार्ट जो हो रहा है वो ट्रांसमिट हो रहा है इन दी पोर्ट 1। क्लियर हो यहां तक? प्रशांत,
सर क्लियर है? सर ये B1 वाला B1 मतलब B1 रिफ्लेक्टेड हो रहा है सर। हाँ, B1 और सर तुम यहाँ से A2 देखो, जो है, हाँ सर, केवल B1 और A2 को देखो। ये A2 था, इंसिडेंट हुआ पोर्ट 2 में, और इसमें कुछ पार्ट क्या हो गया, कुछ पार्ट क्या हो गया आपका, ट्रांसमिट हो गया इन द पोर्ट 1 विद द एम्पलीट्यूड B1। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, A1 इज इक्वल टू 0 लिखा है, ठीक है, A1 नहीं रहेगा। और कुछ पार्ट क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। तो B2 रिफ्लेक्ट हो रहा है, B2 रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ पार्ट इंसिडेंट हो रहा है। समझ में आया? इसको अच्छे, तुम लोग एक्चुअली क्या अच्छे से EMT नहीं पढ़े हो ना, इस वजह से है ये ऐसा समझो कि मान लो कोई इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका जिसका एम्पलीट्यूड है 100 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। अब 100 वोल्ट पर मीटर का इंसिडेंट, मतलब ये ऐसा लिख सकता हूँ, 100 साइन ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, ठीक है। लेकिन मैं केवल एम्पलीट्यूड की चर्चा कर रहा हूँ। ये इंसिडेंट वेव, इसका मान लीजिए कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में एक्स, ठीक है। लेकिन केवल मैं एम्पलीट्यूड की चर्चा कर रहा हूँ 100 वोल्ट पर मीटर। अब इसमें मान के चलो 70% आगे बढ़ गया कि 70 वोल्ट पर मीटर आपका रिफ्लेक्टेड, सॉरी ट्रांसमिटेड वेव, ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड है। और 30 रिफ्लेक्टेड मतलब 30 वोल्ट पर मीटर क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। तो एनर्जी कंजर्वेशन भी दिख रहा है आप लोग को कि 100 से 70 आगे बढ़ गया, 30 वापिस हो गया रिफ्लेक्ट। तो अगर आप इसी डायग्राम में पूछोगे कि ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट क्या होगा, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट का कितना आगे बढ़ गया, मतलब 70 आगे बढ़ गया 100 में, कितने फैक्टर आगे बढ़ गया, 0.7% या फिर 70% क्या हो गया, ट्रांसमिट हो गया। अगर आप रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, दैट मीन्स गामा, गामा इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड ER डिवाइड बाई इंसिडेंट। तो 30 डिवाइड बाई 100 मतलब 0.3 या फिर 30% क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? आगे सर। वही बोल रहा हूं, ये केस है, A2 वेव आया, B1 वेव आगे ट्रांसमिट हो गया, कुछ पार्ट B1 वेव आगे ट्रांसमिट हो गया, और B2 वेव क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। सीधा सा केस है, A1 0 है, सीधा सा केस है। हम लोग ऑलरेडी B2 डिवाइड बाई A1 A2 निकाल चुके हैं, दैट इज द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। अब मैं निकाल रहा हूं ये, तो दैट मींस क्या हो गया, B1 डिवाइड बाई A2, B1 डिवाइड बाई A2, B1 आया, A2 आया इंसिडेंट, और B1 क्या हो गया, ट्रांसमिट हो गया। गेट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, S12 रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। बस इतना बताने की इतना कहानी बोल रहा हूं। S12 रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द पोर्ट 2 टू पोर्ट 1। पोर्ट 2 से इनपुट था और पोर्ट 1 से आउटपुट था इस केस में। तो यहां से मैं लिखूंगा S12 इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाई A2, A1 इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट फ्रॉम पोर्ट 2 टू पोर्ट 1, ये हो गया। अगर ऐसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए S12 की वैल्यू 0.9 और आपको फेज दिया 60 डिग्री। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखा हुआ है 0.9 और 60 डिग्री लिखा है। तो इससे क्या समझोगे आप,
आपको पता है कि S1 तो एक रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट है, मतलब 0.9, दैट मीन्स 90% जो वेव है जो पोर्ट 2 से पोर्ट 1 में जा रही है, पोर्ट 2 से पोर्ट 1 में जा रही है, पोर्ट 2 से पोर्ट 1 में जा रही है, पोर्ट 2 से पोर्ट 1 में जा रही है, ठीक है, विद दिस 60 डिग्री फेज शिफ्ट, विद दिस 60 डिग्री फेज शिफ्ट, ठीक है। मतलब आपने अगर A2 का एम्पलीट्यूड 10 वोल्ट पर मीटर था तो 90% आगे बढ़ गया, दैट मीन्स 90 वोल्ट पर मीटर आगे चल दिया, फ्रॉम पोर्ट 2 टू पोर्ट 1, फ्रॉम पोर्ट 2 टू पोर्ट 1, ठीक है, विद 60 डिग्री फेज शिफ्ट, ठीक है। तो ये दोनों वेव्स होंगे, उनके बीच का जो फेज शिफ्ट होगा वो 60 डिग्री होगा, ठीक है, 60 डिग्री फेज शिफ्ट होगा, ठीक है। तो अगर 60 डिग्री फेज शिफ्ट को बताना है तो ये साइन वेव मान लो ऐसा बना दिया, यहाँ पे 60 डिग्री फेज शिफ्ट बताना है तो ये 60 डिग्री फेज शिफ्ट है। क्लियर है यहां तक सभी को? यस सर। यस सर। और इसका एम्पलीट्यूड मान लीजिए 100 है, दैट इज द A2, इस A1 का एम्पलीट्यूड, ये B1 का एम्पलीट्यूड होगा 90, बस ये है। इतना कहानी बताने का मतलब ये है कि वेव्स को देखो और समझो कि S12 S पैरामीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बस ये है और पूरी कहानी में। S21 देख लेते हैं, तो S21 क्या होगा, B2 डिवाइड बाई A1 when A2 इज इक्वल टू 0। तो फिर से डायग्राम देख लेते हैं, B2 यहाँ पे आएगा जो कि आउटपुट वेव है, ये B2, A2 0 है, A1 आ रहा है और B1 जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो A1 डिवाइड बाई B1 डिवाइड बाई A1 तो हमने देख ही लिया है। अब B2 डिवाइड बाई A1 देखते हैं। B2 डिवाइड बाई A1 जब देख रहे हो तो आप क्या देख रहे हो कि B2 वेव रिफ्लेक्ट हो रहा है। कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, कहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है, फ्रॉम पोर्ट 1 टू पोर्ट 2। तो यहाँ से आ गया फ्रॉम पोर्ट 1 टू पोर्ट 2, तो ये हो गया आपका ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट फ्रॉम पोर्ट 1 टू पोर्ट 2। ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट दिख ही रहा है, B2 पार्ट ट्रांसमिट हो रहा है, A1 पार्ट इंसिडेंट हुआ तो B2 पार्ट ट्रांसमिट। तो यहां तक किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया इसका। S11, S12, S21 और S22, ये हो गया आपका A1, A2, B1 और B2। डायगोनल एलिमेंट दिख रहे हैं आपको जो S11 रिप्रेजेंट कर रहे हैं और S22 ये एक्चुअली में रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। और ये जो है एलिमेंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट हो गया ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। ठीक है, ये हम लोग समझ गए कि जो डायगोनल एलिमेंट होगा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज दी कितना मिसमैच है नेटवर्क में, कितना मिसमैच है। कहने का अगर समझो कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या बताता है कि मान लीजिए एक ट्रांसमिशन लाइन है, एक ट्रांसमिशन लाइन है, थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में जा रहा हूँ। अब ट्रांसमिशन लाइन में आपने क्या किया, लोड में आपको ये लोड है, मान लीजिए इसका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस Z0 है,
ये लोड है ZL, ठीक है, ये ट्रांसमिशन लाइन। अब आपका ट्रांसमिशन लाइन से जो वेव निकला वो ऐसा आया और लोड में गया, ठीक है, और कुछ पार्ट क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। मतलब 100% जाना चाहिए था लेकिन 20% रिफ्लेक्ट हो गया। तो गया कितना, केवल 80% गया, ठीक है, दैट इज द मिसमैच। तो 20 डिवाइड बाय 100 क्या बता रहा है, दैट इज द लेवल ऑफ मिसमैच, मेजर ऑफ मिसमैच, कितना मेजर हो रहा है। तो रिफ्लेक्टेड वेव बताता है कि मेजर ऑफ मिसमैच बताता है, ठीक है। लेकिन अगर यही ट्रांसमिशन लाइन में अगर इसी में ZL इज इक्वल टू Z0 हो जाता, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज इक्वल टू दी लोड इंपेडेंस, अगर ये हो जाता तो रिफ्लेक्शन नहीं होता, तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का, ZL माइनस Z0 डिवाइड बाई ZL प्लस Z0। तो व्हेन ZL इज इक्वल टू Z0 तो दैट मींस 0 डिवाइड बाई 2 Z0, जो भी लिखना है, तो ये 0 हो गया। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या हो गया, 0, मतलब नो रिफ्लेक्टेड वेव, और नो रिफ्लेक्टेड वेव मतलब पूरा का पूरा ट्रांसमिटेड वेव होगा, ठीक है, प्योर ट्रांसमिशन। और जो आप चाहते थे, जितना आप देना चाहते थे उतना ही आपने लोड में दे दिया, मतलब आप 100% देना चाहते थे वेव्स को, उतना ही आपने लोड में दे दिया, ठीक है। तो आपका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या बताता है कि कितना मेजर ऑफ मिसमैच बताता है, ठीक है। एक तो ये हो गया, और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट तो समझ में आ गया होगा आपको कितना परसेंट आगे बढ़ रहा है। दूसरी बात ये है कि जब भी मैं S11 या S12 या S13 सॉरी S21 या S22 निकाल रहा था तो मैं B डिवाइड बाई A लिख रहा था, चाहे वो B1 डिवाइड बाई A1 है, चाहे वो B2 डिवाइड बाई A2 है, चाहे वो B1 डिवाइड बाई A2 है, या B2 डिवाइड बाई A1, हमेशा मैं B डिवाइड बाई A लिख रहा हूँ। दैट मींस B2 जो है वो बाहर निकल रहा है, आउटपुट वेव, आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट। B जो है आउटपुट है और A जो है इनपुट है, ठीक है। तो B वेव क्या है, आपका आउटपुट, B वेव क्या है, आपका आउटपुट है, और A वेव्स क्या है, आपके इनपुट है। ये चीज क्लियर हो गया। तो जब भी आपको कहीं कोई क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा आपने नेटवर्क में भी किया होगा कि S11 बोला, तो दैट मींस मैं क्या करूंगा, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट करूंगा। अब आउटपुट क्या है मेरा, B है, और इनपुट क्या है मेरा, A है। आउटपुट वेव मेरा क्या है, B है, और इनपुट डिवाइड बाय A है। अच्छा, अब ये जो कोएफिशिएंट है जो कि बाद में लिखा हुआ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इनपुट को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट को। तो आउटपुट में क्या लिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है, तो ये B1 हो गया, और इनपुट में भी 1 दिख रहा है, ये A1 हो गया। और आपने 0 करना है, आपने A1 A2 इज इक्वल टू, ये चीज क्लियर हुआ। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। अब एक और बता देता हूं, जैसे S21 तो सीधी सी बात है, एस पैरामीटर आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट होगा, तो दैट मींस B डिवाइड बाय A होगा। अब ये जो 1 है, ये बाद वाला जो 1 है वो इनपुट रिप्रेजेंट कर रहा है, और शुरू का जो कोएफिशिएंट 2 है वो आउटपुट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दैट मींस आउटपुट क्या हो गया का 2 और इनपुट का A1 में, व्हेन A1 है तो यहाँ पे A2 इज इक्वल टू 0। तो बस ये तरीका है। तो कभी कभी हम लोग जेड पैरामीटर आप लोग पढ़ा होगा, जैसे बोलते थे कि Y12 निकालो, तो Y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली में, एडमिटेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। एडमिटेंस मतलब करंट डिवाइड बाय द वोल्टेज, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, करंट डिवाइड बाय द इनपुट वोल्टेज। यहाँ पे क्या लिखा है, 1 लिखा है, दैट मींस यहाँ पे क्या करूंगा, 1 लिखूंगा। यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे नीचे में क्या लिख दूंगा, 2। I1 डिवाइड बाय V2 व्हेन V1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया Y पैरामीटर। तो ऐसा किए रहे होगे, फिर से बता दे रहा हूँ, ऐसा है। तो आपको कोई इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल B डिवाइड बाय A कीजिए,
पहला कोफिशिएंट को ऊपर लिख दीजिए, पहला कोफिशिएंट 2 है तो उसको ऊपर लिख दीजिए, नीचे वाला कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ 1 लिख दीजिए। और आप जानते हैं या तो A1 0 होता है या तो A2 0 होता है, ठीक है। तो इनपुट वेव सी क्या होते हैं, 0 होते हैं। ऑलवेज इनपुट वेव सी क्या होते हैं, 0 होते हैं इन द केस ऑफ एस्पिरेंट। ये हो गया डायरेक्टली लिखने का तरीका। अब हम लोग इसके यहां तक किसी को डाउट है? नो सर। अब हम लोग इसके प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, प्रॉपर्टीज पे चलते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग जो भी हमारा माइक्रोवेव डिवाइस रहेगा उसमें हम लोग ऐसा बनाएंगे। क्यों बनाएंगे और बनाना भी चाहिए, क्योंकि आप जो भी वेव दे रहे हो रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ तो आपके जो भी बोल रहा हूँ आपके पास पहुंच जाए। अगर मान लीजिए मैं बोलता और इको क्रिएट होता, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ मेरा ही साउंड वापस मेरे को सुनने को मिलता, कुछ पार्ट मेरे को सुनने मिलता, तो ये लेवल ऑफ मिसमैच हो गया, हमारे बीच में कम्युनिकेशन मिसमैच हो गया। तो मिसमैच नहीं होना चाहिए, जो भी आप भेजो वो आपको मिलना चाहिए, जो भी मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई देना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग आगे जो नेटवर्क देखेंगे कैसे मैच किया जाए उसकी चर्चा करें। जैसे मैं एक प्रॉपर्टी लिखता हूँ कि मान लीजिए S11 इज इक्वल S22, दोनों जो है S11 और S22 क्या है, 0 है। S11 एंड S22 क्या है, 0 है। तो इसको समझते हैं। S11 आप क्या बोलते, S11 क्या रिप्रेजेंट करता है, डेट इज दी B1 डिवाइड बाई A1, ठीक है। डेट मीन्स ये क्या हो रहा है, B1 क्या रिफ्लेक्टेड वेव है, ये एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट पोर्ट 1, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट पोर्ट 1। और ये क्या है, 0 है। डेट मीन्स B1 डिवाइड बाई A1 इज 0, या फिर यूं कहें B1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स B1 इज इक्वल टू 0 ये रिप्रेजेंट कर रहा है नो रिफ्लेक्टेड वेव, नो रिफ्लेक्टेड वेव। तो जो भी आप ट्रांसमिट करोगे उसमें कोई भी पार्ट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स नेटवर्क मैच्ड है, देन द नेटवर्क इज मैच्ड, ठीक है। तो ये मैच्ड नेटवर्क हम लोग क्या बोलते हैं, जब मैच्ड नेटवर्क हम लोग तब बोलते हैं किसी भी नेटवर्क को जब उसका ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस जो Z0 है वो ZL के इक्वल हो। ऐसे नेटवर्क हम लोग बोलते हैं मैच्ड नेटवर्क। मतलब मैच्ड नेटवर्क मतलब होता है कि उसमें कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होना है, तो दैट इज द ZL माइनस Z0 इट विल बी 0, दैट मींस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज 0। तो यहाँ भी वही केस हो रहा है, यहाँ भी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू जो कि S11 है और S122 है वो दोनों क्या है, 0 है। S11 भी 0 है, दैट मींस रिफ्लेक्शन, नो रिफ्लेक्शन एट द पोर्ट 1, एंड रिफ्लेक्शन S22 दैट मींस नो रिफ्लेक्शन एट पोर्ट 2, सो द नेटवर्क इज मैच्ड। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? यस सर। स्टेटमेंट में लिखा कि नेटवर्क क्या है, मैच्ड नेटवर्क में कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। जो भी आप माइक्रोवेव सिग्नल दे रहे हो, EMF जो भी दे रहे हो वो रिफ्लेक्ट होके नहीं आ रहा वापस आपके तरफ। अब प्रॉपर्टी लिखता हूं, S11 इज इक्वल टू S22, S11 इज इक्वल टू S22। इसको समझते हैं फ्रॉम द डायग्राम। S11 A1 इंसिडेंट हुआ, B1 रिफ्लेक्ट हुआ, दैट इज S11। S22 A2 इंसिडेंट हुआ और B2 रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। तो जितना पार्ट इंसिडेंट हो रहा है इन द पोर्ट 1 और जितना पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है इन द पोर्ट 1 और जितना पार्ट इंसिडेंट हो रहा है इन द पोर्ट 1, जितना पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है इन द पोर्ट 2, दोनों क्या है, इक्वल, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 80% रिफ्लेक्शन हो रहा है और यहाँ भी 80% रिफ्लेक्शन हो रहा है, दोनों सेम है। तो दैट मीन्स अगर आप इसको इनपुट की तरह बिहेव, इसको इनपुट, इस इनपुट को आउटपुट की तरह बिहेव कराओ,
या इस आउटपुट को इनपुट की तरह बिहेव कराओ। नेटवर्क मेरा सेम बिहेव करेगा। ऐसे नेटवर्क को बोलते हैं सिमेट्रिक नेटवर्क। तो नेटवर्क इज सिमेट्रिक। द नेटवर्क इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब और समझा देता हूँ। इन नेटवर्क मैसेज आप पढ़े थे आप, तो अगर आप रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस एक सिमेट्रिक नेटवर्क क्यों है? क्यों है? क्योंकि अगर आपने यहाँ पे करंट दिया आई, ठीक है, तो आई दैट इज आउटपुट क्या दिख रहा है आपको? वी दिख रहा है। तो वोल्टेज डिवाइड बाय करंट इज इक्वल टू आर। यहाँ भी होगा। अगर मान लो मैं इस करंट को उल्टा कर दूं तो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? वोल्टेज डिवाइड बाई करंट ही होगी। तो आप रेजिस्टेंस में यहां से इनपुट दें या यहां से इनपुट दें, दोनों तरीके से वो एक ही तरीके से बिहेव करेगा। तो दैट मीन्स नेटवर्क क्या है? सिमेट्रिक। लेकिन अगर आप बात करो डायोड की, तो डायोड अगर आप ऐसे कर दो और यहां से यूज करवाओ तो दोनों ही केस में अलग रिजल्ट रहेगा, क्योंकि ऐसे केस में वो फॉरवर्ड बायस होगा और ऐसे केस में वो रिवर्स बायस होगा। ठीक है, तो डायोड एक सिमेट्रिक नेटवर्क नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस एक क्या है? सिमेट्रिक नेटवर्क है। क्योंकि आप सामने से इनपुट दें या फिर पीछे से इनपुट दें, उसका बिहेवियर सेम रहेगा। वो वोल्टेज ड्रॉप देगा V का। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ, चाहे आप ये दोनों में 80% रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है, रिफ्लेक्शन है, तो दैट मीन्स सामने से अगर आप एज इनपुट यूज करो या पीछे से एज इनपुट यूज करो, सर्किट सेम बिहेव कर रहा है। दैट मीन्स नेटवर्क क्या है? सिमेट्रिक। क्लियर है ये चीज? यस सर। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट जो है, जैसे आप रेसिप्रोकल थ्योरम पढ़ते थे उसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉपर्टी है S12 इज इक्वल टू S21। S12 इज इक्वल टू S21। इसको समझते हैं फ्रॉम द डायग्राम। S12 मतलब A2 इंसिडेंट है और B1 ट्रांसमिटेड। S12 और A1 इंसिडेंट है, S21 की बात कर रहा हूं। ये इनपुट है, दैट मींस A1 इंसिडेंट हो गया, ये आउटपुट। ये B2 रिफ्लेक्ट। तो आप क्या देख रहे हो कि ये ऐसा होना, A1 का इंसिडेंट होना, B2 का रिफ्लेक्ट होना, वो सेम है A2 का इंसिडेंट होना और B1 के रिफ्लेक्ट होने के, ट्रांसमिट होने के। तो दैट मीन्स ये ऐसा नेटवर्क है, दैट इज द रेसिप्रोकल नेटवर्क। ये S12 इज इक्वल टू S21 ये रिप्रेजेंट कर रहा है द नेटवर्क इज रेसिप्रोकल। ठीक, या इधर से इनपुट दो और उधर से आउटपुट लो, या उधर से इनपुट दो और इधर से आउटपुट दो, दोनों की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, अगर 20% ट्रांसमिशन दे रहा है तो दोनों तरीके से वो 20% ही देगा। तो ऐसे नेटवर्क को बोलेंगे रेसिप्रोकल। ठीक है, इनपुट से आउटपुट, आउटपुट से इनपुट। ठीक है, तो आप लोगों ने रेसिप्रोकल थ्योरम भी पढ़ा होगा जब आप नेटवर्क एनालिसिस में करते थे। कोई भी एक रेजिस्टेंस है R1 और ये R2 है, तो R2 में जो करंट निकालना है मेरे को I, और यहाँ पे वोल्टेज, तो डेट मीन्स मैंने V1 वोल्टेज दिया, V1 वोल्टेज इंसिडेंट किया और I1 वेव मेरे को रिफ्लेक्ट होके ट्रांसमिट होके मिला इन दी R2 रेजिस्टेंस। ठीक है, इन दी यहाँ पे इसको R1 लिखता हूँ, इसको R2 लिखो। ठीक है, तो V1 वेव आपने दिया और I1 वेव मिला इन दी रेजिस्टेंस I1। मान लीजिए I1 की वैल्यू, मान लीजिए I1 की वैल्यू 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, और आप वोल्टेज दे रहे हो 5 वोल्ट, वोल्टेज दे रहे हो आप 5 वोल्ट। तो रेसिप्रोकल थ्योरम ये कहता है कि मान लीजिए यहाँ पे आप एक सोर्स रेजिस्टेंस लगा दीजिए विद दी करंट I2, विद दी करंट 2 एम्पियर I2, तो आपको वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा
5 वोल्ट का। क्लियर है? ये पढ़े हो रेसिप्रोकल थ्योरम? ठीक है, तो इनपुट से आउटपुट या फिर आउटपुट से इनपुट बना दोगे तो दोनों में सर्किट सेम बिहेव करता है, दैट इज रेसिप्रोकल थ्योरम। और यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि S12 इज इक्वल टू S21, द नेटवर्क इज रेसिप्रोकल। तो जितने भी लीनियर नेटवर्क्स होते हैं, दैट इज दी रेजिस्टेंस एक लीनियर नेटवर्क है, इंडक्टर एक लीनियर नेटवर्क है, अगर उसमें उसका रेजिस्टेंस 0 होगा तो ये लीनियर नेटवर्क होगा। कैपेसिटर में भी यदि रेजिस्टेंस 0 होगा तो भी एक लीनियर नेटवर्क है। ठीक है, तो जितने भी लीनियर नेटवर्क्स होते हैं वो रेसिप्रोकल होते हैं। तो आप जब भी रेसिप्रोकल थ्योरम पढ़े होगे तो हमेशा रेजिस्टेंस लगा हुआ देखे होगे, जब भी आप नेटवर्क में देखे होगे रेजिस्टेंस लगा रहता है। ऑल लीनियर नेटवर्क्स आर रेसिप्रोकल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस में करंट निकाल के वोल्टेज देखो या रेजिस्टेंस से वोल्टेज डाल के करंट देखो, दोनों सेम होगा, दैट इज द रेसिप्रोकल नेटवर्क। अब चौथा प्रॉपर्टी की चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ S12 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ S21 है और दोनों की वैल्यू 1 है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नीट्यूड क्या है ये? ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। S12 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू S21 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये दोनों केस में क्या किया है, केवल पहले क्या था, 1 के इक्वल नहीं था। S12 इज इक्वल टू S21 था, पहले 1 के इक्वल नहीं था, तो ये 1 के इक्वल हो गया। तो डेट मीन्स S1 दैट इज दी इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, डेट मीन्स ये होगा आपका B1 डिवाइड बाई A2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू B2 डिवाइड बाई A1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से आ गया B1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू A2 का मैग्नीट्यूड, या फिर B2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू A1 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, पॉजिटिव वेव रहेगा तो मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आप दे रहे हो A2, जो भी आप A2 दे रहे हो वेव, और B1 आपको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, दोनों सेम है, दोनों सेम। ठीक है, तो ऐसे नेटवर्क को बोलते हैं लॉसलेस नेटवर्क। लॉस ही नहीं हो रहा है सर्किट में, लॉसलेस नेटवर्क, कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। जितना आपने पावर यहाँ पे दिया, डेट मीन्स B1 स्क्वायर पावर आपने दिया, अगर मैं स्क्वायर कर दूं यहाँ पे उसको मैग्नीट्यूड को हटाने के लिए और A2 स्क्वायर कर दूं, तो जितना आप क्योंकि आप मैग्नीट्यूड का जब स्क्वायर करते हो तो वो पावर को रिप्रेजेंट करता है, वो पावर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, कोफिशिएंट का जब स्क्वायर करते हो तो पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पावर यहाँ पे डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो पावर दिखेगा आपको B1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो पावर इंसिडेंट पावर इज इक्वल टू ट्रांसमिटेड पावर, so that means there is no loss in the circuit, so the network is lossless। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। नो तो यहीं सर। तक रखते हैं। तुम लोग गंभीरता पूर्वक पढ़ो यार, ऐसा नहीं चलेगा। क्या, गंभीरता पूर्वक पढ़ा करो। चलो ठीक है, मैं चलिए ठीक है, थैंक यू।